नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री का सफल ऑस्ट्रेलिया दौरा संपन्न, न्यूजीलैंड के लिए हुए रवाना। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ किया ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा। भारत में होगा बिग बैश लीग के मैच का आयोजन। वहीं ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा, ऑस्ट्रेलिया करेगा भारत की 2036 ओलंपिक की बोली का समर्थन। तृणमूल कांग्रेस में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर खींचतान जारी। तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी और उनका गुट आज चुनाव आयोग में दाखिल करेगा जवाब। ममता बनर्जी का गुट पहले ही कर चुका है जवाब दाखिल। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर पड़ा संघर्ष विराम। ईरान ने अमेरिका पर बुशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का लगाया आरोप। जवाबी कार्रवाई में कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन पर दागी मिसाइलें। और फ्रांस पहुंचा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से दी मात। एम्बाप्पे और डेम्बेले ने किए गोल। और अब सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए मेलबर्न से रवाना हो गए हैं। 3 देशों की यात्रा पर न्यूजीलैंड तीसरा देश है जहां वो यात्रा करेंगे। आपको बता दें कि 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा हो रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में एक ऐतिहासिक अध्याय है। मार्च 2025 में शुरू हुई बातचीत महज 9 महीनों में दिसंबर 2025 में पूरी हो गई और ये भारत के सबसे तेजी से संपन्न होने वाले एफटीए में शामिल हो गया। इस समझौते से भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड में 100% शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। अगले 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर के निवेश का रास्ता खुलेगा और छात्रों, पेशेवरों, किसानों और साथ ही साथ एमएसएमई के लिए नए अवसर भी सृजित होंगे। वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 49% बढ़कर 1.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत का न्यूजीलैंड को निर्यात 711 मिलियन डॉलर रहा, जबकि सेवाओं का निर्यात 13% बढ़कर 634 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। पिछले 10 वर्षों में भारत का निर्यात 130% बढ़ा, जबकि आयात केवल 7% बढ़ा, जिससे भारत के पक्ष में सकारात्मक व्यापार संतुलन बना। भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय व्यापार 2015 में 855 मिलियन डॉलर का रहा। 2025 में यह 1.298 अरब डॉलर का हो गया। व्यापार में वृद्धि 52% की दर्ज की गई। भारतीय निर्यात 700 मिलियन डॉलर का रहा और सेवाओं का निर्यात 634 मिलियन डॉलर का रहा। इस एफटीए की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि न्यूजीलैंड ने अपनी सभी 8,284 टैरिफ लाइनों पर भारतीय उत्पादों के लिए शुल्क समाप्त कर दिया है। यानी भारत के 100% निर्यात को शून्य शुल्क पर बाजार मिलेगा। इससे वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मा, प्लास्टिक, रबड़, कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। इस एफटीए से भारत को बड़ा फायदा होगा, जिसके तहत 100% निर्यात पर जीरो ड्यूटी, 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर का निवेश, 118 सेवा क्षेत्रों में बाजार पहुंच, 139 क्षेत्रों में MFN दर्जा, 5000 कुशल पेशेवरों के लिए वीजा, स्टेम छात्रों के लिए 3 वर्ष तक पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, हर साल 1000 युवाओं को वर्किंग हॉलिडे वीजा। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में विश्वसनीय नियामकों के प्रमाणन को मान्यता देने की व्यवस्था से भारतीय दवाओं और मेडिकल उपकरणों को तेजी से मंजूरी मिलेगी। भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़ा संतुलन साधा है। भारत ने डेयरी, दूध, दही, चीज,
चीनी, प्याज, चना, मक्का और कई संवेदनशील उत्पादों को समझौते से बाहर रखा है, यानी करोड़ों भारतीय किसानों के हितों की रक्षा की गई है। इसके बदले दोनों देशों ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने, बेहतर कोल्ड चेन बनाने और फूड सेफ्टी पर सहयोग का फैसला किया है। कीवी, फल, सेब और शहद के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है। सेवाओं और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में यह समझौता ऐतिहासिक माना जा रहा है। पहली बार न्यूजीलैंड ने आयुर्वेद, योग और पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं पर अलग समझौता किया है। इसके जरिए आयुष योग प्रशिक्षकों, भारतीय शेफ, संगीत शिक्षकों, आईटी इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए अवसर बढ़ेंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत भारत के जीआई उत्पादों को यूरोपीय स्तर की सुरक्षा देने के लिए न्यूजीलैंड अपने कानूनों में बदलाव करेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच महज एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि तमाम क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में व्यापक रणनीतिक आधार तैयार करता नजर आता है। एफटीए में भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्र जैसे कृषि और डेयरी का बहुत ध्यान रखा है, तो छोटे मझोले उद्योगों के लिए एक बड़ा व्यापक बाजार न्यूजीलैंड का खुलता हुआ नजर आ रहा है। एफटीए का आधार और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदा यात्रा दोनों देशों के आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मददगार साबित होगी। कैमरा सहयोगी के राणा के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, डीडी न्यूज के लिए। भारत न्यूजीलैंड संबंधों के रिश्तों में वहां के भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों देशों के बीच ये जनसंबंध आज के नहीं बल्कि वर्षों पुराने हैं। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। न्यूजीलैंड और भारत के रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ व्यापार, रक्षा या कूटनीति नहीं, बल्कि वो करीब 3 लाख भारतीय मूल के लोग हैं जिन्होंने दोनों देशों के बीच भरोसे का सबसे मजबूत पुल बनाया है। गन्ने के खेतों से लेकर संसद तक, छोटे कारोबार से लेकर वैश्विक कंपनियों तक, भारतीय समुदाय ने न्यूजीलैंड के विकास में अपनी अलग पहचान बनाई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों लगातार भारतीय समुदाय की भूमिका को दोनों देशों की साझेदारी की सबसे बड़ी पूंजी बताते रहे हैं। न्यूजीलैंड में भारतीयों का इतिहास आज का नहीं है, बल्कि 1 सदी से भी अधिक पुराना है। इतिहासकारों के मुताबिक 1860 के दशक में गुजरात और पंजाब से आए भारतीयों ने न्यूजीलैंड में बसना शुरू किया। शुरुआती दौर में उन्होंने खेती, बागवानी और छोटे व्यापार से अपनी पहचान बनाई। धीरे धीरे भारतीय समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, निर्माण, आतिथ्य और सार्वजनिक सेवा जैसे हर क्षेत्र में अग्रणी बन गया। आज न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की आबादी लगभग 3 लाख है और यह देश का तीसरा सबसे बड़ा जातीय समुदाय बन चुका है। न्यूजीलैंड की आबादी का लगभग 5% भारतीय मूल के लोग हैं। भारतीय समुदाय की पहचान सिर्फ आर्थिक योगदान तक सीमित नहीं है। न्यूजीलैंड की संसद, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, स्टार्टअप इकोसिस्टम और खेल जगत में भी भारतीय मूल के लोग अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। दिवाली आज न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा सार्वजनिक सांस्कृतिक आयोजन में से एक है और भारतीय संस्कृति वहां की बहुसांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। यही कारण है कि दोनों देशों के नेता भारतीय समुदाय को सिर्फ प्रवासी नहीं, बल्कि दोनों लोकतंत्र के बीच विश्वास, साझेदारी और भविष्य का सबसे मजबूत पुल मानते हैं। करीब 3 लाख की आबादी का भारतीय समुदाय यहाँ पर सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में तमाम बड़े मुकाम हासिल कर चुका है। 5 से 6% यहाँ की आबादी का हिस्सा भारतीय मूल के लोग यहाँ की जीडीपी में लगभग 9% का योगदान देते हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदा यात्रा से एक नया बूस्ट मिलने वाला है और निश्चित तौर से ये तमाम आंकड़े बढ़ते नजर आएंगे। कैमरा सहयोगी के राणा के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर वहां रहने वाले भारतवंशियों में खासा उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री के ऑकलैंड दौरे को लेकर भारतीय समुदाय से बात की हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑकलैंड आने वाले हैं और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 40 साल के बाद न्यूजीलैंड यात्रा होने वाली है, जिस यात्रा को लेकर न्यूजीलैंड की सरकार ही नहीं बल्कि तमाम भारतीय वंशी जो न्यूजीलैंड ऑकलैंड में रहते हैं वो भी बहुत उत्साहित है। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड आई विल बी मीटिंग हिम फर्स्ट टाइम, सीइंग हिम फर्स्ट टाइम इन न्यूजीलैंड। यहाँ पे तो उत्सव का माहौल है।
हर कोई बहुत एक्साइटेड है मोदी जी के वेलकम के लिए। बड़े दिल से, बड़े प्यार से मोदी जी आप आ रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। वेलकम मोदी जी, आपका न्यूजीलैंड में स्वागत है और हमारे दोनों देश के संबंध और ज़्यादा अच्छे बने। मोदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ब्यूटीफुल खूबसूरत सी कंट्री न्यूजीलैंड में। हम चाहते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड के टाइज और ज़्यादा मजबूत हो जाए। To have Prime Minister like Narendra Modi come to our country is such a privilege and such an honour, and I'm very, very excited. छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब लोग एक्साइटेड हैं पीएम के विजिट से। न्यूजीलैंड के सभी भारतवासी आप मोदी जी का बहुत बहुत आंख बिछा करके स्वागत में तत्पर है और आप आए और हमारे इस ऊर्जा को चार चांद लगा दें। मेरी मातृभूमि के सबसे बड़े नेता मेरी कर्म भूमि में पधार रहे हैं, दिल से स्वागत है। मोदी जी हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं, तो वो आ रहे हैं 40 साल के बाद, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। हम लोग यहाँ पे इतने एक्साइटमेंट के वो आएंगे और यहाँ पे जो इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लास्ट ईयर साइन हुआ है, that will be giving us a lot of opportunity between both the countries. अभी आप अगर पूछेंगे how is the जोश, it's very 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 high. अभी FTA का जो agreement हुआ है, this is only a beginning of what both the countries can do together, work together and grow together. सभी लोग बहुत उत्साहित हैं उनके आने को लेकर, और इतना बड़ा कद्दावर नेता यहाँ पे आ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जब भारतवर्ष से कोई हमारा नेता जो हमें यहाँ पर गौरव महसूस कराते हैं, ऐसे मोदी जी आ रहे हैं, तो शास्त्रों में जो नेता के गुण बताए हैं, तो ये सभी गुण परमादरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के में सभी गुण उसमें दिखते हैं हमें। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आने से पहले एक्साइटमेंट साफ तौर से नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी जयशंकर और के राणा के साथ में आर्यन प्रताप सिंह, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान ऐतिहासिक और प्रसिद्ध खेल मैदान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध खेल मैदानों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी भी मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान स्टीव वॉस से मुलाकात की और उन्हें उनकी पिछली मुलाकात की एक तस्वीर भी भेंट की। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान लिसा स्थालेकर से मुलाकात की। लिसा भारतीय मूल की पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। पीएम ने ऑस्ट्रेलियाई रग्बी खिलाड़ियों से भी इस दौरान बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रहे युवा खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उन्होंने नई पीढ़ी के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस ऐतिहासिक मैदान का दौरा किया। ये दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में क्रिकेट की खास भूमिका को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियन पीएम के साथ शैनवॉन स्टैंड का भी दौरा किया। शैनवॉन ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए कप्तानी की थी। उनकी पहचान दुनिया भर में लेग स्पिन की जादूगरी की वजह से रही है। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 708 विकेट है। उनका रिकॉर्ड श्रीलंका के स्पिनर मुरलीधरन ने तोड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न स्टेडियम में बनी क्रिकेट गैलरी का भी दौरा किया। गैलरी में दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स की तस्वीरें हैं। गैलरी में सचिन तेंदुलकर और सर डॉन ब्रैडमैन की प्रसिद्ध तस्वीर भी मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी को स्मारिका भी भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल को भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूत कड़ी बताया। पीएम ने कहा कि भारत ने तकनीक को ही नहीं बल्कि खेल को भी डेमोक्रेटाइज किया है। स्पोर्ट्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की एक मजबूत कड़ी है। आज प्रधानमंत्री एल्बनीज़ी के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। ऑन फील्ड के साथ साथ
ऑफ फील्ड पार्टनरशिप भी मजबूत करेंगे। भारत में हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, स्पोर्ट्स को भी डेमोक्रेटाइज किया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में खेल इंफ्रा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत 2030 में भारत कॉमनवेल्थ का आयोजन करने जा रहा है, वहीं 2036 ओलंपिक आयोजन की दावेदारी कर रहा है। ऐसे में दोनों देश और उसके युवाओं के बीच खेल का सेतु भी बड़ा लिंक है। 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने घोषणा की है कि बिग बैश लीग पहली बार भारत में खेली जाएगी। मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच सीजन का पहला मैच 12 दिसंबर को चेन्नई में खेला जाएगा। इस पहल का मकसद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल के क्षेत्र में साझेदारी को और भी मजबूत करना है। Today I announced that Australia will bring the Big Bash League to India for the first time. The season opener for this summer's Big Bash between the Melbourne Renegades and the Perth Scorchers will be played in Chennai on Saturday the 12th of December. And it will kick off a week-long G'day Namaste festival of Australian sport, culture and business engagement. ऑस्ट्रेलिया और भारत ने खेलों में बेहतर सहयोग के लिए एक रोड मैप भी जारी किया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस पहल की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने कहा कि ये रोड मैप स्पोर्ट्स साइंस, बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी और व्यापार, पर्यटन व निवेश के क्षेत्र में अवसरों को बढ़ाने में सहयोग को बढ़ावा देगा। Minister Modi and I are here to launch a roadmap for sport collaboration between Australia and India to strengthen our long-standing partnership. This roadmap will support practical cooperation in areas such as sports science and staging major sporting events, as well as broader opportunities in trade, tourism and investment. It will also build on new growing areas of shared passion. बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने 7 से 9 जुलाई तक नॉर्दर्न कमांड का दौरा किया। सेना प्रमुख बनने के बाद ये उनका नॉर्दर्न कमांड का पहला दौरा था। 3 दिवसीय दौरे में जनरल धीरज सेठ ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और आंतरिक क्षेत्रों में तैनात सैन्य इकाइयों की सुरक्षा स्थिति, ऑपरेशनल तैयारियों और युद्ध क्षमता की समीक्षा की। उन्होंने श्रीनगर स्थित चिनार कॉर्प्स मुख्यालय, कश्मीर घाटी में तैनात यूनिट्स, व्हाइट नाइट कॉर्प्स मुख्यालय और जम्मू क्षेत्र के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। इस दौरान सेना प्रमुख ने जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थिरता और भी बेहतर तालमेल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। कुपवाड़ा, उरी और मानसबल में तैनात जवानों से बातचीत करते हुए जनरल धीरज सेठ ने कठिन परिस्थितियों में उनके समर्पण और पेशेवर क्षमता की सराहना की। उन्होंने स्वदेशी तकनीक, इनोवेशन और आधुनिक सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दिया।
इस दौरान उन्होंने पुंछ, राजौरी और सुंदरबनी में एलओसी के पास अग्रिम चौकियों का भी निरीक्षण किया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी और उनका गुट आज तृणमूल कांग्रेस के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन पर अधिकार की लड़ाई के पक्ष में चुनाव आयोग के सामने कागजात पेश करेगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का गुट पहले ही चुनाव आयोग के सामने जवाब दाखिल कर चुका है। दरअसल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद से ही लगातार नेता बागी हो रहे हैं और अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि तृणमूल कांग्रेस की बागडोर किसके हाथों में होगी। चुनाव आयोग का फैसला तृणमूल कांग्रेस का भविष्य भी तय करेगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून की तेज बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी समेत कई जिलों में लगातार वर्षा के कारण भूस्खलन, सड़कें बंद होने और बिजली पानी की आपूर्ति बाधित होने की खबरें हैं। भारी बारिश को देखते हुए सोलन और सिरमौर में आज सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। सिरमौर में सड़कें बंद हैं, जबकि गिरि नदी का जलस्तर बढ़ने पर जटोन बांध के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं और भारत मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 जुलाई तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका है। मंडी मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर चट्टान गिरने से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है, जबकि शिमला में एक इमारत की दीवार गिरने से 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उत्तराखंड में भारी बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में मार्गों पर भूस्खलन होने और मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो रहे हैं। उत्तरकाशी में नालुपानी नगुन के पास भूस्खलन होने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सियानाचट्टी के पास 100 मीटर सड़क तबाह हो गई है, जिससे आवाजाही बाधित हो गई है। एक अधिकारी के मुताबिक यमुनोत्री मार्ग बंद होने के समय 80 से 120 तीर्थयात्री मौजूद थे, जिनमें से करीब 100 को जानकी चट्टी में रोक दिया गया। पहाड़ों में लगातार बारिश से भूस्खलन हो रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश में भी हालात बिगड़ गए हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारी जमीनी स्तर पर तैनात हैं। भूस्खलन की वजह से बंद हुई सड़कों को खोलने के लिए कार्रवाई लगातार की जा रही है। जहां भी सड़कें बंद हैं, उन्हें खोलने की कोशिशें जारी हैं और सभी को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। जो मानसून है, आज उसका रेड अलर्ट कई जिलों के लिए जारी हुआ है और बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारी, सभी आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी एकदम सजग तरीके से तैनात हैं और जितने भी इसके कारण कहीं जल भराव की घटना हो या भूस्खलन से मार्ग बंद होने की घटना हो, इसमें तत्परता से कार्रवाई की जा रही है और सभी लोग अपने जगह पर मुस्तैद हैं। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार मशहद के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल इमाम रज़ा दरगाह में किया गया। लाखों की संख्या में पहुंचे समर्थकों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। एक हफ्ते तक चले अंतिम संस्कार कार्यक्रमों के बाद खामनेई को सुपुर्द खाक कर दिया गया। खामनेई के निधन के बाद उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुज्तबा खामनेई अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। इसको लेकर ईरान में राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति को लेकर चर्चाएं तेज हैं। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। युद्ध विराम के बावजूद दोनों देशों के बीच हालिया दिनों में सैन्य टकराव देखने को मिला है। अमेरिकी हमलों में जवाब में ईरान ने कुवैत, बहरीन और कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। 3 सप्ताह पहले दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम और परमाणु वार्ता को लेकर एक समझौता हुआ था, लेकिन ताज़ा सैन्य कार्रवाई से उस पर संकट गहरा गया है। और अब बात फीफा विश्व कप की करते हैं। फ्रांस ने फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से मात दी।
फ्रांस के लिए एम्बाप्पे ने 60वें मिनट और डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल किया। किलियन एम्बाप्पे के इस विश्व कप में 8 गोल हो गए हैं और उन्होंने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली है। 27 वर्षीय एम्बाप्पे के नाम विश्व कप में 20 गोल हो चुके हैं, वहीं 39 वर्षीय मेसी के नाम कुल 21 गोल हैं। फ्रांस 2 बार की विश्व चैंपियन है और 2022 के रोमांचक फाइनल में उसे अर्जेंटीना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अब सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा और दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है। स्पेन के खिलाफ कोई टीम एक गोल भी नहीं कर सकी है। मुकाबला आज देर रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें तीसरी बार आमने सामने होंगी। स्पेन के 18 साल के लामिन यमाल पर सभी की नजरें होंगी। वो टूर्नामेंट में एक गोल कर चुके हैं। स्पेन और बेल्जियम के बीच 22 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। ग्राफिक के जरिए भी आपको बता रहे हैं स्पेन वर्सेस बेल्जियम का जो क्वार्टर फाइनल है उसमें लामिन यमाल सबसे तेज रहे हैं खिलाड़ी और मिकेल ओयाज़ाबल ने 4 गोल दागे हैं। आपको बता दें कि इनमें स्पेन का पलड़ा भारी रहा है। स्पेन ने 12 मैच जीते हैं जबकि बेल्जियम को 5 में जीत मिली है और वहीं 5 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जहां बातों